रहमान रहीम प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अदाब है। नाज़रीन, आज अपने मैं इस प्रोग्राम की इब्तिदा इस शेर से करता हूँ जो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के हवाले से और लोगों के चेहरों के हवाले से और ज़माने और वक्त के हवाले से आपको इस शेर से तफसीलात इल्म हो जाएंगी। एक चेहरे से उतरी हैं नकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरी हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा इसे, वक्त बदलेगा तो मैं पूछूंगा इस बार इसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। नाज़रीन, इस इलेक्शन में और इस सियासी जो मुहिम चली है इस बार बिलखुसूस इस इलेक्शन में, ये 2021 के इलेक्शन में, इसमें हमने लोगों के चेहरों को बदलते हुए हर साहित के बाद एक नया चेहरा देखा है। उसके हवाले से भी हम थोड़ा बहुत आज तबसरा करेंगे, लेकिन इसका तबसरा अवाम आप 25 तारीख को कर लेंगे कि इन चेहरों को आप रिज़ल्ट जो है इनके चेहरों को देखकर किस तरह का रिज़ल्ट देंगे। ये 25 को पता चलेगा कि किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसों के लिहाज से इन्वेस्टमेंट है, वो किरदार के हवाले से इन्वेस्टमेंट है, या वो काम के हवाले से इन्वेस्टमेंट है, और आप अवाम ने उनके किस काम को देखकर 25 को उनकी झोली में जो वोट डाला है, खैर डाला है, और उनको जो अप्रिशिएट किया अपना वोट देकर, वो किस हवाले से किया। क्या वो काम की नवैयत थी, उनके किरदार की नवैयत थी, या उनके पैसे के ज़ोर पर आपने उनको वोट दिए। नाज़रीन, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन इससे पहले जो हमने अपने जब होश संभाला तो उस वक्त 3 बड़ी जमातें होती थी, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लिबरेशन लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और तीनों जमातों के जो ज़ुमा थे, जो रहनुमा थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी भी ओए तो तू तुम के आवाज़ से एक दूसरे को मुखातब नहीं किया। वो एक दूसरे के मनशूद से नज़रियात से इख्तलाफ तो करते थे, लेकिन ज़ाती तौर पर उन्होंने कभी भी गाल गलूच से काम नहीं लिया। हम आज के ज़माने में गाल गलूच नहीं बल्कि हवाई फायरिंग, झगड़े, पत्थर, रास्ते बंद, सर तोड़ना, लोगों को अगवा करना, मारना, ये सब कुछ इन चीज़ों में शामिल है जो हम सड़कों में हम देख रहे हैं। और फेडरल मिनिस्टर जो है पाकिस्तान से जाकर वहाँ जो जिस नवैयत की कारकर्दगी दिखा रहे हैं उससे स्वाय मायूसी के हमें कोई अच्छा पैगाम नहीं मिलता, चाहे वो हिज़्ब इख्तलाफ से हो या हिज़्ब इक़्तिदार से हो, वो मरियम नवाज़ की शक्ल में हो, या वो गंडापुर की शक्ल में हो, या वो बिलावल की शक्ल में हो। इन्होंने इन तीनों रहनुमाओं ने, बड़े रहनुमाओं ने अच्छी ज़बान, अच्छे किरदार का कोई इज़हार वहाँ नहीं किया जिससे हम कन्विंस हो सके, जिससे हमारे मसाइल को इजागर करते, मकबूजा कश्मीर की ग़ुलामी के हवाले से बात करते, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से करते, और आने वाले वक्त के हवाले से बात करते कि हमारा मंशूर क्या है। लेकिन अफसोस है कि हमें इन तमाम चीज़ों से कोई मुस्तफ़ीद नहीं किया गया, बल्कि इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हमें देखने को मिले। नाज़रीन, इंसान की सबसे बड़ी ज़िल्लत यह है कि बातिल को ताकतवर देखकर उसकी ग़ुलामी पर आमादा हो जाए। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब और राजा उस्मान साहब मेरे साथ हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस इलेक्शन के हवाले से राय साहब, उस दिन आपने जो तबसरा फरमाया था वो पुंछ डिवीज़न का और मीरपुर डिवीज़न का तो कर दिया था, आज आधा पुंछ डिवीज़न बाकी है, और फिर मुजफ्फराबाद डिवीज़न की तरफ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तबसरा करें। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ताशकंद में जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब किया, ज़रा वो भी सुने कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से आज की तारीख में किस तरह उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में क्या इज़हार ख्याल किया है। Major challenge to the connectivity initiative are the regional unsettled disputes, and this is between Pakistan and India. The whole area opens up. If Pakistan and India, our main issue is Kashmir. If we can resolve that issue, just imagine the impact, the huge market of India on one side, China on the other side, connectivity between Central Asia, Pakistan, the whole area changes. And unfortunately, because of our disputes, unresolved disputes,
the huge नाज़रीन, potential. ये ख्यालात का इजहार इंडियन प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा जो है फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से जो ख्यालात का इजहार किया, मैं ये चाहूँगा कि हम इसी से आगे चलते हैं, लेकिन हमारा जो आज मेन इशू होगा वो इलेक्शन के हवाले से होगा। जी वज़ीर इमरान खान साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कोर इशू है वो मसला कश्मीर है। इस तनाज़े की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान पहले भी 3 जंगें हो चुकी हैं और आज भी यानी सरहदों पर फ़ौजें हालत जंग में, और यही एक ही मसला है। और खान साहब बार बार ये इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कि जब तक मसला कश्मीर मौजूद है और हिंदुस्तान की ये जो यानी कोशिश है कि इसको मसले को ख़त्म करना, या जो 5 अगस्त के जो इक़दाम के बाद, तो वो सारे के सारे इमरान खान साहब की ज़रूरतमंदी की वजह से या उनकी भरपूर फरातकारी वजह से यानी पाकिस्तान अभी भी आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उजागर कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई तावन काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर वहाँ एक बार फिर मसला कश्मीर को उजागर किया। तो हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था हम अगर भी बाग पहुँचे थे सियासी सूरत हाल, तो आज यानी अभी जो यानी जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि बड़ी अफसोसनाक बात यह है जो आज़ाद कश्मीर बड़ी आप यूँ रवादारी की सियासत थी हमारी, तो वहाँ इस दफ़ा कशीदगी देखने में आई है। वफाकी वज़रा गए हैं वहाँ पर, हाड़ीगल में एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ, वहाँ वज़ीर उमूर कश्मीर पर जूता चला गया, वो बिल्कुल गलत इक़दाम था, हम उसको कोई भी उसकी हमात नहीं कर सकता। वज़ीर उमूर कश्मीर मेहमान थे हमारे, उनकी तकरीर या उनका जो बयान था, लेकिन उसको जवाज़ बनाकर ये अगर रवश अगर ये चल पड़ी तो फिर कल वज़ीर-ए-आज़म पे होगा, फिर जो और मेहमान जाएंगे इस तरह का वो, यानी कल जो ऐसे आठियाँ वाला में वज़ीर उमूर कश्मीर के काफ़िले को पथराव भी हुआ, फिर करकरास बजा फायरिंग भी की यानी उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। तो ये शाह साहब पहले आज़ाद कश्मीर में नहीं था, हम बड़ी इज़्ज़त एहतराम होती थी, रवादारी है। तो मैं कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को, वफाकी वज़रा को फ़ौरन इसका नोटिस लेकर अपील करनी चाहिए कि हर आदमी अपने मंशूर पर बात करे। कशीदगी गुफ्तगू हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था मंशूर पर बात करें, क्यों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वफाकी वज़रा वज़ीरों को चाहिए वो अपना मंशूर पेश करें, कश्मीरियों के पास आएंगे भाई ये हमारा आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा मुख्तसर सा ब्रीफ तबसरा करें, हमारे पास बड़ा वक्त कम है, कि जी ये जो हमारा ये पुंछ डिवीजन है और ये इस मुजफ्फराबाद डिवीजन है, किसकी जीत देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो लीड लेगी? शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताते चलें आपको कि जो वज़राए आज़म हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं इस दफ़ा 3-4-5 वज़राए आज़म है, उनके हल्कों की थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता चलूँ। जिस तरह LA3 है, मीरपुर सिटी का जो इलाका है, यहाँ से बैरिस्टर सुल्तान महमूद और मुस्लिम लीग नून के चौधरी सईद के दरमियान बिल्कुल कांटेदार 1-to-1 मुकाबला हो रहा है, और जो भी यहाँ से जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। बैरिस्टर साहब जीतते हैं या चौधरी सईद साहब जीतते हैं। इसी तरह अगर हम आ जाएँ गरबी बाग में, जिस तरह वहाँ पे सरदार अतीक साहब का और मेजर लतीफ़ खलील साहब का मुकाबला है, ये भी बिल्कुल कांटेदार मुकाबला है और 1-to-1 मुकाबले की तवक्को यहाँ पे की जा रही है। गुज़श्ता इलेक्शन में अतीक साहब इंतहाई कम मार्जिन से यहाँ से वो जीत पाए थे, और इस दफ़ा लग रही है कि अगर जो भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से वो जीतेगा, क्योंकि 1-to-1 मुकाबला है। गुज़श्ता इलेक्शन में अगर नून लीग का जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो जाता तो शायद अतीक साहब को शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता था। इसी तरह अगर हम रवलाकोट आएँ, जहाँ पे सरदार याकूब साहब का जो हल्का है अली सोजल, वहाँ से उनकी पोजीशन अच्छी बताई जा रही है, लेकिन जो दूसरा हल्का है वहाँ से जो हसन इब्राहिम है उनके मुकाबले में वो उनकी पोजीशन अच्छी है। इसी तरह फारूक हैदर साहब के जो 2 हल्के हैं LA 32 और 33, उनमें टफ मुकाबला इनका हो रहा है। इनका जो आबाई हल्का है वहाँ से इनकी पोजीशन अच्छी बताई जा रही है कि वहाँ से फारूक हैदर साहब सीट निकालने की पोजीशन में, जबकि दूसरा हल्का है उसमें इनका मुकाबला जो है ना वो PTI के उम्मीदवार तगड़ा मुकाबला करेंगे, और वहाँ भी 1-to-1 मुकाबला हो रहा है। इस तरह बाकी जो दीगर हल्के हैं जिनमें MM हल्के हैं, चौधरी यासीन का जो हल्का है, और जहाँ से साबिक जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे चौधरी मजीद साहब, उनका बेटा इस दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। LA 2 से जो चकसवारी का हल्का है वहाँ से कासिम मजीद, वहाँ भी टफ मुकाबला है। नून लीग का, PTI का और पीपल्स पार्टी का। मैं समझता हूँ कि ये आवाम को अगर हम एक क्लिप भी दिखाएं कि जी फारूक हैदर साहब का जो हल्का है उसमें जो मरीम नवाज गई हैं, या इसी तरह उसी हल्के में जब गंडापुर साहब गए हैं, तो इस क्लिप की रोशनी में लोग, हमारे अवाम और नाज़रीन ये देख कर एहसास कर सकेंगे कि किसकी कुव्वत ज़्यादा है और किसके एक सक्सेसफुल जलसे हैं वहाँ लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम इसी जगह से वहाँ दोबारा शुरू करेंगे। तो स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमने जो गुजारिश की थी इसी हवाले से मैं अब राजा कफ़ील अहमद खान साहब की तरफ जाऊँगा, और राजा उस्मान साहब आपसे भी पूछूँगा कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म जो गुज़श्ता अयाम में ये बाग तशरीफ़ लाए थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, और उन्होंने एक बड़े जम्मे गफ़ीर से उन्होंने ख़िताब किया, उस हवाले से भी मैं ये चाहूँगा कि जो उन्होंने
जो पैगाम दिया लोगों को, जो कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से और पीटीआई के हवाले से, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जलसा तो एक अहम जलसा था कि उसमें जो उम्मीदवार हैं मोहतरम सरदार तनी इलियास साहब, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी जलसा था और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत यानी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की जलसे में। और जैसे आपने पहले कहा था कि किसके जलसे बड़े हैं, तो ये जो जलसों की तादाद पे अगर हम देखें तो जो गलगित में पिछला इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को जीत जाना चाहिए, तो बड़े बड़े जलसे किए थे बिलावल और मरियम नवाज़ ने, तो रिज़ल्ट जो शाम को आया रिज़ल्ट मुख्तलिफ है। इसलिए जो आज़ाद कश्मीर में की तारीख में यह है कि बड़े बड़े जो जलसे पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म जाता है तो बाग हो, हवेली हो, बड़े बड़े जलसे होते हैं कि लोग आते हैं आकर सुनते हैं, उसका किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं होता। तो इमरान खान के यानी जलसे में कोई सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं थे, वो सारा यानी बाग के लोग थे, अपने वज़ीर आज़म को सुनना चाहते थे और अच्छा जलसा हुआ। लेकिन बिल्कुल जो हम जो पहले बार बार कर रहे थे कि एक इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उसने नोटिस भी लिया, वज़ीर अमर कश्मीर को नोटिस भी दिया और आपने सरकारी वसाइल का, तो हमने उस वक्त ही पूछा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे, तो उसने कहा वो पार्टी के सरबराह भी हैं ले। लेकिन सबसे अहम बात यह है शाह साहब के बाग का जो हल्का LA-15 वस्ती बाग है और शर्की बाग है, इसमें सख्त कांटेदार मुकाबला होगा। एक तो वहाँ मतलब जो 15 वस्ती बाग है जिसमें सरदार तनी इलियास साहब पीटीआई के उम्मीदवार हैं और पीटीआई वाज़े दो ग्रुपों में तकसीम है, टिकट के तकसीम पे एक ग्रुप ने शदीद इख्तलाफ किया हुआ है और इसी तरह मुस्लिम लीग मुस्लिम नून में भी शदीद इख्तलाफ है और उनका एक दड़ा खिज़र रफ़ी की यानी क़यादत में अलग होकर तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुका है। और इसी तरह सवाए यानी अभी 5 तगड़े कैंडिडेट हैं, उसमें तनवीर इलियास साहब हैं, अब्दुल शितराबी साहब हैं, राजी यासीन साहब हैं, उसमें मुश्ताक मनास साहब हैं, ज़िया कमर साहब हैं, तो 5 ताकत हर आदमी हो, तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा और बहुत शार्ट मार्जिन से जो भी जीतेगा यानी चंद सौ वोट की मार्जिन से। राय साहब, मैं ये कल ही देख रहा था और आज भी एक मशहूर है कि जी एक अहम शख्सियत यानी ब्रिगेडियर साहब को जो वहाँ एक स्पेशल उस ब्रांच को वो हेड कर रहे थे और उनके हवाले से कि उन्होंने बड़ी करप्शन की, लोगों से पैसे लिए, टिकट्सों की तकसीम के हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, अदलिया के हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। क्या वजह है कि उनकी रिटायरमेंट के करीब जाके तो हमारी हेडक्वार्टर को ये GHQ को पता चला कि ये इनकी ये चंद निफीरियस एक्टिविटीज़ में ये शामिल है साहब और ये पैसे कलेक्ट करते हैं और अब जाकर उन्होंने इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया गया, वहाँ से हटाया गया। तो क्या ये हम डू यू थिंक सो कि जी हमारी ये एजेंसीज बैंकेबल हैं कि इनको 3-4 या 6 महीने पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है? एक और उन्होंने पूरे सिस्टम को कोलैप्स किया, तबाह किया। नहीं सर देखो, एक तो यह सच है शाह साहब कि फ़ौज का एक अपना अंदर उनका एक एहतसाब का निज़ाम है और इस पे आप यानी क्रेडिट दें जनरल बाजवा साहब को कि उन्होंने बेहतरीन एक निज़ाम कायम किया फ़ौज के अंदर। कहीं आपको कितने यानी केसेस ऐसे आए हैं जान जाकर उनको जवाबी के अमल से गुजरना पड़ा। तो इस बात से अभी तो ज़रा वो इंक्वायरी होगी, पता लगेगा क्या हुआ, उसके ऊपर जो यानी मुबैना जो इल्ज़ाम थे सच हैं, उसमें कितनी सदाकत है, ये तो ज़रा यानी तहकीकात है। लेकिन एक बार फिर ये यानी बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि जो हमारी फ़ौज है ये एक अपने उस पर एहतसाब के अमल पर पूरा यकीन रखती है। उसका यानी जैसे बाजवा साहब का करप्शन फ्री बहुत अच्छा इस टाइम यानी इनका जो मौजूदा टेन्योर था, इन्होंने फ़ौज को एक बेहतरीन प्रोफेशनल अदारा बना कर सियासत से अलग बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं। हालांकि हमारे सियासतदान मुतालबा कर रहे हैं और यहाँ कर वो करें नहीं, फ़ौज का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं। और उन्होंने भी ऐसे आज़ाद कश्मीर के लोगों को पैगाम दिया, हमारे हर इलेक्शन में इल्ज़ाम आते रहे कश्मीर के फ़ौज आएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज़ाद कश्मीर के मामलात में फ़ौज सिक्योरिटी की देगी और किसी भी सतह पर फ़ौज का आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। ये बहुत अच्छा पैगाम है और इस पर मैं ये कहूँगा अभी देखा है कि हमारी जो मुस्लिम नून की हुकूमत है इसकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ये बुरी तरह से पिट रही है, यानी अवाम की तरफ से उसको पजीरा नहीं है। इसी वक्त यानी मुस्लिम नून 36 सीटें और मुझे नहीं लगता कि 6 सीटें भी होंगी। तो ये फिर फारूक अदर साहब या कोई जाकर फिर इल्ज़ाम लगाएगा फलां दंदी फलां दे। अच्छा हुआ कि हुकूमत ने फ़ौज ने बिल्कुल वाज़ेह दो टोक कहा कि फ़ौज का इस इलेक्शन के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी को फराहम यानी फैसला अंजाम देगा, सियासत में भी नहीं होगा। तो लिहाजा ऐसे अगर कोई हारता है तो कोई बीच में नहीं आएगा। इससे ये जो बाजवा साहब का पैगाम है या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का या वुज़रा का, फेडरल वुज़रा का वहाँ जाने का वाज़ेह पैगाम यह है कि जो पहले जो होता था कि यहाँ इस्लामाबाद बैठ के तो डिसीजन कर लिया जाता था कि आपने फलां को जितवाना है, नहीं, बल्कि इस वक्त वुज़रा खुद डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और वो अपने
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए लोगों को अपीलें कर रहे हैं, उनको उनकी टेंशन ल्योर कर रहे हैं कि जी आप हमें वोट दें। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? कि मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट बेसिस पर होंगे, वो फ्री होंगे और उस पर कोई इस किस्म की धांधली वगैरह नहीं होगी। क्या ख्याल? देखें, हर कश्मीरी और हर वोटर यही चाहता है कि जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर हूँ, साफ शफाफ हूँ। वो जिस उम्मीदवार को अपना मुंतखब कर रहे हैं और जिस बक्से में वो वोट डाल रहे हैं उसी के लिए वो निकले, ये ना हो कि वो वोट डालें किसी को, निकले किसी के बक्से से। तो ये एक अच्छी रवायत है और इसको कायम होना चाहिए, और ये तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि इलेक्शन फ्री एंड अच्छा, आपका क्या ख्याल है जी? बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में अपने जो कैंडिडेट थे उनकी हमायत में जो हिस्सा लिया, वो कितने कामयाब रहे आज़ाद कश्मीर? देखिए, आज़ाद कश्मीर में इन दोनों के, मरियम नवाज के और बिलावल भुट्टो के जो जलसे हुए हैं, कामयाब तो भरपूर तरीके से रहे। इस तरह जिस तरह राय साहब ने कहा था कि जीबी में इनके बहुत बड़े बड़े जलसे हुए, वहाँ लोगों के जमे गफीर से उन्होंने खिताब किया, बड़े कामयाब जलसे हुए। इस तरह मुजफ्फराबाद में इनका जो जलसा हुआ है, रवला कोट में हुआ है, मीरपुर में जो हुआ है बिलावल का और मरियम का, बड़े अच्छे कामयाब जलसे इन्होंने किए हैं। लेकिन इसका रिजल्ट 25 को आएगा कि इन कामयाब जो जलसे हैं इनका रिजल्ट 25 को अवाम क्या देते हैं। जीबी की मिसाल हमारे सामने है कि जीबी में बड़े बड़े जलसे हुए लेकिन शाम को रिजल्ट इसके बरक्स था। इसमें शाह साहब जो एक अहम बात है कि हमारे पास जो मकबूजा कश्मीर इलेक्शन होते रहे हैं, आपके सामने सारा जिस तरह फ़ौज की संगीनी में होते थे और वहाँ खुलेआम जो हिंदुस्तान, जिस तरह हिंदुस्तान की फ़ौज मुदाखलत करते थी या हिंदुस्तान की जो नई दिल्ली की इस्टबलिशमेंट जो मुदाखलत करती थी, आज हमारे देखो कि पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप वोटरों के पास जा रही है। बिलावल जा रहा है, मरियम जा रही है, इमरान खान जा रहा है, डोर टू डोर जा रहा है, डोर टू डोर। अब लोगों के पास इख्तियार, आप किसी ये नहीं कर सकते आप किसी को फोर्स कर दिया फलां की हमायत करें, यानी PTI को वोट देनी है। खुली यानी खुला मैदान है। और यही फ़र्क है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का इलेक्शन है, यही फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया की सियासत में। पाकिस्तान का कितना सॉफ्ट इमेज है कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के लोगों के हवाले से, कश्मीर लोगों के राइट के लिए। तो ये खासी फ़र्क है। तो इस पर हम हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के रियासती अदारों का भी कश्मीर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर फोरम पर मसला कश्मीर से लेकर लोगों के हक के जराइदे तक बिल्कुल खुला ऑप्शन है। और ये खासी फ़र्क है हिंदुस्तान। इन इलेक्शन को मिसाल बनाना चाहिए अपना शाह साहब। इन इलेक्शनों को जो 2021 के इलेक्शन है एक मिसाली इलेक्शन बनाए। अच्छा, मैं पूछना चाहता था फारूक हैदर के हवाले से उनकी क्या पोजीशन है? राय साहब ने तो फरमाया कि वो भी थोड़े से टाइट ही जा रहे हैं, लेकिन उनके अपने हल्के में, आबाई हल्का जो है उसमें पोजीशन ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि वहाँ भी उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, इनका डे बाई डे कमज़ोर होती है। दीवान अली चुगताई साहब के साथ इनका जो कंटेस्ट हो रहा है ना, वहाँ पे इनका मुकाबला वहाँ पे सख्त होगा। जबकि जो इनके मुकाबले में दूसरा जो PTI का उम्मीदवार है ज़ीशान हैदर, जो इनका आबाई हल्का है, वहाँ से पोजीशन इनकी अच्छी बताई जा रही है। मैंने भी गुज़श्ता हफ्ते दौरा किया था इनके इलाके में, लेकिन वहाँ इनकी पोजीशन बेहतर है, लोगों की काफ़ी हमायत है। इसके बरक्स के इन्होंने तरक्याती काम नहीं हुए, लेकिन फिर भी इनका एक अपना बयानिया है। जिस तरह वो रोध होकर लोगों के सामने अब अपना रोना रो रहे हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया गया, मेरे हाथ बंधे हुए थे, फलां जो भी हुआ है। तो अब इनका आबाई हल्के में तो ये सीट निकाल लेंगे, ये तो अच्छा जी। कहा जा रहा है। साहब शाह अब्दुल कादर, देखो नीलम वाली बिल्कुल शाह साहब का और उनका सख्त मुकाबला स्पीकर साहब का, वो गुल ख़ानदान साहब उनके मतलब वो भी ज़ाहिर है कि ये पुराना सियासी कारकुन है, PTI का टिकट होल्डर है। शाह साहब, हमारी बदकिस्मती है जो आज़ाद कश्मीर लोग कि ना तो हम तमीर तरक्की को सामने रखकर वोट देते हैं, ना किसी नज़रिए के बुनियाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में हुकूमत किसकी है। ये बात नहीं होनी चाहिए। यानी जो वोटर है ये किसी को फोर्स नहीं है, यानी कोई मदाखलत नहीं कर रहा, कोई हमारे ऊपर बंदूक लेकर नहीं खड़ा, लेकिन हमारा ट्रेंड सेट हो गया 90 के बाद आज से कि हुकूमत जिसकी है इस्लामाबाद की तरफ उसी की बनेगी, लिहाजा लोग हुक्मरान पार्टी की तरफ भागने चलो, खुद ब खुद भागते हैं। आप देखें कितने कदावर लोग, कितने बड़े बड़े नज़रियात के लोगों ने रातों रात झंडे तब्दील करे, यूनिफॉर्म मतलब चेहरे बदली करे, जो आपने कहा था बिल्कुल चेहरे बदली उन्होंने। और जाकर ये अफसोसनाक पहलू हुआ है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में वहाँ तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, लोगों को कम अज़ कम अपनी जमात के साथ तो खड़ा रहना चाहिए। हर चीज़ तो हिस्सा होता है। इन जनरल, इन टोटो बॉटम लाइन मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में 5 साल रही और फारूक हैदर साहब ने NTS का सिस्टम जो लाया बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर में वो गंद करके गए, कैडाक मुलाजमिन को परमानेंट करके गए, तो अपना सब किया जो करता, जो अच्छा नाम था उसको मलियामेट करके गए। NTS की लेकिन पाकिस्तान में हमारे सामने, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि फारूक हैदर साहब अपनी कितनी एक सीटें ले पाएंगे?
देखो मुस्लिम नून के इस टाइम जो 35-36 सीटें हैं तो ये 6 से मुझे नहीं लगता 6 से ऊपर, यानी अभी तक जो एक माहौल बना हुआ है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की माजरीन समेत को 8+ पे है पीपल्स पार्टी। इस तरह जो मतलब जो पीटीआई 19+ पे जाएगी अभी, क्योंकि हैं मतलब जो दिन है हफ्ता बाकी आखिरी जोर लगाएंगे। और अगर कहीं अपसेट हो जाए, अभी इस टाइम जो ख़वातीन की जो हमारी 8 मखसूस नशिस्तें हैं, आप अगर उन मखसूस नशिस्तों को भी लगाया जाएँ तो सारा मतलब पीटीआई जो 30+ में जा रही है पीटीआई अभी तक, यानी आज के दिन तक आप यूँ कहें। ऐसी तरह के साथ बहुत आसानी के साथ यानी सादा अक्सरियत में जाए। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से वापस आकर मैं राजा साहब आपसे और कफील साहब आपसे, जो हमारे बड़े अच्छे, जो एक इंतहाई दयानतदार, अच्छा नाम, अच्छा करैक्टर रखने वाले सैयद ममनून हुसैन, जो सदर मुमलकत, सदर पाकिस्तान रह चुके, उनकी कल मौत वाक़ा हो चुकी थी कराची में, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे। और उसी के साथ हम सर गंगाराम की जो 93 बरसी है, जो लाहौर में, जो एक लाहौर का बड़ा आर्किटेक्ट, लाहौर का इन्वेंटर, लाहौर की तामीर और तरक्की में जिस शख्स का तारीख में सबसे बड़ा हिस्सा है वो सर गंगाराम का है, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। और अपनी दयानतदारी के हवाले से, अपने इल्म अदब के हवाले से बड़े मशहूर थे, और जो शराफत के हवाले से उनका नाम जो है, मेरा ख्याल है कि वो हमारी तारीख़ में, हमारे इन सदारती जो औराक हैं उनमें हमेशा ज़िंदा और सलामत रहेगा। उनकी कल मौत वाक़ा हो गई, लेकिन उन्होंने जो एक मरतबा अपनी तकरीर में ये फरमाया था कि जो बदकरदारी या जो बददियानती या जो जिस तरह हो रहा है, जो सियासतदान कर रहे हैं, ये जो साहिबान इक़्तिदार जिस तरह बददियानती में अपना नाम कमा रहे हैं, आइंदा तारीख़ में उनका नाम नहीं होगा। तो वो बात हमें नज़र आ रही है कि वो पुराने सियासतदान अब इस अपनी बददियानती की वजह से वो गायब होते जा रहे हैं, उनके नाम मिटते जा रहे हैं। जी राय साहब, आप इस ममनून के हवाले से, और मैं आपसे राय साहब सर गंगाराम के हवाले से बात करूंगा। जी सर ममनून हुसैन साहब की शराफत एक खुली शराफत थी, और उनके जो 5 साल दौर था, दौर सदारत, वो इंतहाई शराफत का अमीन था, और उनकी शराफत मुँह बोलती थी, और लोग और इंतहाई नफीस इंसान थे। और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे से वो कैंसर के एक मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला थे, जिसकी बायस उनकी मौत हो गई है। लेकिन उनकी जो सियासत है, इस तरह के सियासतदानों को पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो इंतहाई शरीफ नफीस इंसान, करप्शन का कोई दाग धब्बा नहीं जिनके ऊपर, और बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह ताला उनकी महफूज़ फरमाए हमारे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा था हल्कों के हवाले से, अगर थोड़ा टाइम। खड़ी शरीफ का एक हल्का है LA4 जिसको कहा जाता है। यहाँ नून लीग के चौधरी रुखसार जो हैं, और PTI के चौधरी अरशद में 1-1 मुकाबला है। इसी तरह LA6 समानी का जो हल्का है, यहाँ अली शान सोनी और चौधरी इदरीस जो हैं नून लीग के, इनके दरमियान जो टफ मुकाबला है। जब इस तरह बरनाला का एक हल्का है LA5, यहाँ PTI के अनवारुल हक नूर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं शफीक जलाल, इनके दरमियान। अच्छा जी, बिल्कुल सही। राय साहब, आपके बरनाला की तरफ इन्होंने जिक्र किया अनवारुल हक साहब, तो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे इमरान खान साहब की जो नज़र करम है मुस्तकबिल में कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है। वो बरनाला के नहीं है, वो अनवारुल हक बिम्बर के हैं। बिम्बर में सख्त मुकाबला है चौधरी अनवारुल हक साहब को और चौधरी तारुफ फारूक साहब का। दोनों बहुत बेहतरीन और 1-1 मुकाबला है। और वहाँ अनवारुल हक के लिए थोड़ी मुश्किल ये है कि जो उनके अपने भाई हैं डॉक्टर इनामुल हक, तो वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उनका सख्त वहाँ उनके लिए, अगर एक ही ख़ानदान के लोग हैं, भाई हैं दोनों आपस में, और वहाँ उनको थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, भाई घर से क्यों गुजारा है उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो अनवारुल्लाह की पोजीशन बेहतर है। और इसमें जैसे आपने कहा, बिल्कुल अनवारुल्लाह बहुत शफाफ इंसान है, और वो स्पीकर रहे, और उन्होंने अपने दौरे स्पीकर में साबित कर दिया। एक तो उसने अपनी तनख्वाह नहीं ली, और सारी तनख्वाह लेकर तो वहाँ मस्जिद बनवाई। आज भी वहाँ जो असम्बली में मस्जिद है वो अनवारुल्लाह के अपने पैसों की है, ख़ुद इसने निगरानी करके बनाए, नमाज़ पढ़ते हैं, जुमे पढ़ते हैं, सारा क्रेडिट अनवारुल्लाह का जाता है। उसमें शफाफ इंसान है, जो आज़ाद कश्मीर की अगर तारीख में आपको अगर कुछ शफाफ लोगों की ज़रूरत पड़े ना, शफाफ जिनका यानी करैक्टर अच्छा हो, तो उसमें अनवर पहले खालिद इब्राहिम था और अनवर। अच्छा, मैं राय साहब, चूँकि वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, सर गंगाराम, लाहौर के माल रोड के पेशतर हमारा लाहौर हाई कोर्ट, GPO, अजायब घर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कैथेड्रल स्कूल, HSN कॉलेज, दयाल सिंह मेंशन और सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग,
सर गंगाराम की बनाई हुई है। इनके अलावा गंगाराम हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री, मियाँ अस्पताल का अल्बर्ट विक्टर वार्ड, लेडी मैकलसन हाई स्कूल, यानी इस तरह के हीरो बहुत थे। सारे। यानी आप सर गंगाराम हीरो, आप यूं कहें हीरो लाहौर के हीरो थे। और उस शख्स ने उस वक्त का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया था 1 मेगावाट इरिगेशन के पर्पसेस के लिए, एक पूरा बंजर इलाका उन्होंने आबाद कर दिया। साहब, ये होती है इंसान की सोच है जी कि शख्स, कोई शख्स हुआ, उसका मजहब कोई भी हो, उसका किसी तरह, लेकिन उसका जो इंसानियत की खिदमत है ये रहती दुनिया तक रही। आज देखो आज देखो अभी वो एक अपना वीन देकर गया था और उसका कोई भी अभी कितना अरसा पाकिस्तान रहा, फिर अभी आता है। आज भी सर गंगाराम वो लाहौर के लोगों के दिलों में ज़िंदा है, उसके काम ज़िंदा है, उसकी तामीर और तरक्की का उसकी सोच, ये सब लोगों के लिए एक यानी मसाला है कि जो इंसान का जो किरदार है ये दुनिया में रहेगा। मैं राय साहब आपसे मुझे कलेक्टिवली ये बताएं, मुख्तसर से वक्त है, कि आप आइंदा आने वाले जो हमारी असम्बली है, आपने ये बता दिया कि पीटीआई जो है वो 30 से कोई रुकावट नहीं है। हाँ, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, यानी पीटीआई हुकूमत बनाएगी। आप किसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं? मुझे इसी के बाद मैं आपके पास आऊँगा। मुझे तो लगता है बैरिस्टर ही रहेगा जी, अगर क्योंकि जो हालात ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है उससे अच्छी चाश नहीं होगी। यानी इस वक्त जो बैरिस्टर साहब के पाँव में जो रुकावटें डाली जा रही थी या जो लोग डाल रहे थे, उनकी वो जो काफी हद तक वो कुदरती अल्लाह की तरफ से वो काटी जा रही है, खत्म होती जा रही है। आप देखो मेरे ख्याल से कुर्रा पड़ेगा, क्योंकि तीन नाम बड़े अहम सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का आ रहा है, चौधरी अनवारुल हक का आ रहा है और तनवीर इलियास साहब का भी आ रहा है इसमें। तो ये तीनों का शायद कुर्रा पड़े कि इनमें से कौन सा वज़ीर आज़म बन सकता है। आज़ाद कश्मीर का फैसला तो वज़ीर आज़म नहीं करना है, क्योंकि पहले फैसला हो चुका है। इमरान खान खुद फैसला करेंगे कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन स्पीकर होगा। तो अब जो टफ, अगर ये अपनी अपनी सीटें निकाल लेते हैं, जिस तरह बैरिस्टर साहब की सीट बड़ी 1-to-1 मुकाबला है, अल्लाह करे निकाल ले वो, और चौधरी अनवारुल हक साहब और जिस तरह सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, ये तीनों जो कैंडिडेट हैं, इनके तमाम इनके जो हल्के हैं तीनों, वहाँ 1-to-1 और कांटेदार मुकाबला, जो भी उम्मीदवार जीतेगा। मेरा ख्याल है कि हमें इज्तिमाई तौर पर और बाहैसियत आज़ाद कश्मीर के, चूँकि हम बाशिंदे वहाँ के रहने वाले लोग हैं और हम प्राइम मिनिस्टर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का दौर है एज ए प्राइम मिनिस्टर वो भी देख चुके हैं, और उस हवाले से हम ये ख्वाहिश रख सकते हैं और गुजारिश ही कर सकते हैं अपने अवाम से और वोटर से, और मेरिट भी बनता है उस शख्स की मेहनत का, जफाकशी। और सियासत में एक उन्होंने जो दयानतदाराना जो मयार कायम किया उस हवाले से कि आइंदा वो वज़ीर आज़म बने तो वो अवाम के लिए, रियासत के लिए, हमारे इलाके के लिए एक खुश आइंद बात होगी, एक अच्छा पैगाम जाएगा और पीटीआई के लिए भी नेकनामी में इजाफा होगा, पार्टी मजबूत होगी आज़ाद कश्मीर में। नाजरीन, हमारा वक्त ख़त्म हुआ। हम इंशाअल्लाह आइंदा फिर 25 तारीख को, जिस दिन ये इलेक्शन ऐलान हो रहा होगा, उस दिन रहेंगे और उस दिन ये देखेंगे कि आपने किसके पलड़े में क्या जो है वो अपना वज़न डाला और कौन आइंदा हमारा जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आ रहा है, उस हवाले से हम 25 तारीख को देखेंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना और गिरद गिर्द आबाद लोगों का ख्याल कीजिएगा, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ कीजिएगा। हमने उसी जगह रहना है। ये सियासत 25 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। लोगों ने मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो जाना है, अपना इक़्तिदार में चले जाना है। इक़्तिदार में वो आपसे मुलाकात नहीं करेंगे, आपको अपने दफ्तरों के इर्द गिर्द नहीं आने देंगे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हो आप अपने लोगों से लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा। आप जाकर अपनी मर्जी से जिसको चाहे वोट दें, लेकिन लड़ाई झगड़ा और नफरत से बचते हुए। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। आइंदा हफ्ते फिर आपके सामने पेश होंगे। इस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।